स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। सबसे पहले तो कक्षा 10 का ये प्रथम अध्याय है, चैप्टर है और बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नावली हमारी है पहली, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले तो वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में बात करते हैं तो प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, ये आप पढ़ चुके हो। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको एन से डिनोट करते हैं। ये ऐसा समुच्चय होता है, संख्याओं का ऐसा सेट होता है जिसमें एक से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं विद्यमान होती हैं। इस पूरे सेट को ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। अब इसके बाद में आता है सेट, उसका नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स बोला जाता है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, सुनना ध्यान से, प्राकृत संख्याएं जो एक से अनंत तक हैं उसमें अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ये जो बनने वाला जो नया सेट है, समुच्चय है, वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या का समुच्चय कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, एक बोरा है हमारे पास, जैसे एक बोरा है और उसके अंदर भरी हुई है संख्याएं 1 2 3 4। अब इस बोरे के अंदर जीरो नहीं है, लेकिन दूसरा बोरा लिया हमने इसी प्रकार का, उसमें क्या कर दिया, ज़ीरो और भर दिया, शामिल कर लिया। तो ये जो नया बोरा बना है ये किसका है, ये है पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, पूर्ण संख्या के बाद में आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं, इंटीजर जिसको बोलते हैं, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। और इंटीजर किसे कहते हैं, तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की समस्त संख्याएं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। जैसे मैं ये नंबर लाइन डिनोट कर रहा हूँ आपके सामने, इसको नंबर लाइन बोला जाता है। नंबर लाइन इसके बीचों बीच होती है, वो होती है ज़ीरो, और इधर की ओर चलें तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्याएं होती हैं। और नंबर लाइन के इस तरफ होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, -3 -4 और इस तरीके से चलती रहती है। इट्स ऑन। अब ये जो होते हैं ये कहलाते हैं पूर्णांकों के अंदर, इनको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक, तो याद रखना है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इनको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। और ये ज़ीरो है, इसको बोला जाता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक बोला जाता है इसको। और इसको बोला जाता है, इन सभी संख्याओं को बोला जाता है अपने ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक। अब इसके बाद में आती है, पूर्णांकों के बाद आते हैं, पूर्णांकों के ये भी हमने बात कर ली कि कौन कौन से पूर्णांक है। इसके बाद में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले
आपको कुछ पता होना चाहिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। ठीक है, दशमलव प्रसार दो प्रकार का है, शांत और अशांत, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे शांत दशमलव प्रसार है, उसमें कुछ ऐसी कहानी होती है कि जैसे 2/5 है, ठीक है, इसका आप भाग लगाओगे तो 2 को 5 से भाग लगाना है। पॉइंट लगाया, 0 लग गया और उत्तर आया 4.4। तो इसके अंदर क्या है, भाग रुक गया, यानी शांत दशमलव प्रसार है। यानी दशमलव के बाद एक अंक आया, उसके बाद में भाग आगे नहीं चला। इसका मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत। ठीक है, अशांत, अशांत मतलब शांति नहीं है। इसमें दो प्रकार का होता है अशांत दशमलव प्रसार। एक तो होता है अशांत, अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अगर अशांत आवर्ती है, इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट जैसे कुछ उत्तर आया 3 3 3, ठीक है, और वो चलता ही जा रहा है। इसको लिखा जाता है इस तरीके से, बार बार रिपीटेशन हो रही है एक अंक की तो उसके ऊपर डैश लगा दिया जाता है। इसको बोला जाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब जैसे इस प्रकार की संख्या आ जाए 9 7 9 7 9 7, इस तरीके से चलती जा रही है, तो जब रिपीट हो रहे हो पीछे वाले अंक तो उसको बोला जाता है आवर्ती। और कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर लगा दी जाती है बार। और ये हो गया इसका लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। और एक होता है दशमलव प्रसार, वो होता है अशांत, अशांत अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब ये है कि संख्या आएगी पीछे, अशांत है लेकिन बदल बदल के आती रहेगी, रिपीटेशन नहीं होगी, अलग अलग संख्याएं मिलती जाएंगी। ये हो गया अनावर्ती दशमलव प्रसार। जैसे पाई का हो गया, पाई का दशमलव प्रसार कैसा होता है, ये अशांत अनावर्ती। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब आपको पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। P और Q कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं संख्याएं, ये सारी Z में से आती हैं, यानी पूर्णांक में से उठ के आते हैं ये। और एक और शर्त होती है, और Q नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं हुआ Q। ठीक है, अब जैसे 3/5 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 7/9 है, ये भी परिमेय संख्या है। 9/11 हो गया, ये भी परिमेय संख्या। इस तरीके से चलती जा रही है। जैसे 22/7 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना
और कौन सी होती है परिमेय संख्याएं? तो और होती हैं ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती हो। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? सारी की सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं कह दूं कि 2.3 के ऊपर बार, ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है, और ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी परिमेय संख्या होती है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद में अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या, और ध्यान रखना एक बात और बताता हूँ, अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है और वो पूर्ण वर्ग है तो वो भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और ठीक है, सारी की सारी नेचुरल नंबर्स, जेड पूर्णांक, ठीक है, होल नंबर, और ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। ये परिमेय संख्याएं हैं। क्यों होते हैं? आप देखो 5 लिखा है मैंने, 5 है तो 5 के बटा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 1 है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे 5 की बात करता हूँ मैं, इसके रूप अनेक हैं। कैसे रूप हैं इनके? 5/1 भी है और 5.0 भी है, ठीक है, और इसका रूप +5 भी है। ये रूप अनेक हैं पर ये क्या है? एक ही है, मतलब इसका मतलब तो 5 ही है इनका सभी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये परिमेय संख्याओं के बारे में हमने बात की। अब इसके बाद में बात करता हूँ अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? तो आपको पता ही है पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा भी होगा। 1 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 25 हो गया। ये किसका पूर्ण वर्ग है? ये 1 का वर्ग है, और ये 3 का वर्ग है, और ये 4 का वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं सारी की सारी 9, 16, 25, 36 इस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और अगर पूर्ण वर्ग संख्या अंदर नहीं है, संख्या, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 7, √7 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया। ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है अंदर वाली, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपरिमेय संख्या और कौन सी होती है? तो जिसका दशमलव प्रसार वो हो अशांत अनावर्ती। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। ये हमने पढ़ा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांकों के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या है। अब महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या। वो क्या है? वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, जब भी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करें तो आपका खुद का डिसिप्लिन इसमें काम करेगा। ठीक है, अगर आप पूरा मन से बैठ के पढ़ना चाहते हो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऑनलाइन क्लासेस की यही खासियत होती है कि आपके खुद के डिसिप्लिन पर ये क्लासें होती हैं। अब वास्तविक संख्या की बात करूं
तो सारी की सारी मैं परिमेय संख्याओं को मिक्स कर देता हूँ, परिमेय प्लस अपरिमेय, वो सारी मिलकर के क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। बताओ √3 क्या है, तो आप कहोगे अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, ये रियल नंबर भी है, क्योंकि दोनों मिल के सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। ये हमने पढ़ लिया था। ये वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बातें थी महत्वपूर्ण, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो आप। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर एक थ्योरम है जिसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले उस प्रमेय के बारे में बात करूं मैं, जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उस पर बात करने से पहले मैं संख्याओं के बारे में कुछ और चर्चाएं करना चाहता हूं आपसे। ठीक है, संख्याएं आप लोग जानते हो कि सम संख्याएं भी है, विषम संख्याएं हैं। उसके अलावा भी हम 2 प्रकार की चर्चा करूंगा मैं आपसे, संख्याओं के 2 पहलुओं के बारे में चर्चा करता हूं संख्या के। जैसे पहला पहलू बात करते हैं अपने, तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, और दूसरा भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं अपने ऐसी संख्याएं जिसमें भाग, ठीक है, जिसमें भाग लगाना है, या तो स्वयं का जाए भाग या 1 से, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 में किस किस का भाग लगा सकते हो आप, इसको 2 को आप 1 से भाग लगा सकते हो, 2 के पाड़े से भाग लगा सकते हो, और किसी से नहीं लगेगा। और जैसे 3 है, 3 को आप 1 के पाड़े से भाग लगा सकते हो, 3 के पाड़े से। लेकिन 4 है, 4 को आप 1 के पाड़े से भाग लगा सकते हो, 2 के भी पाड़े से भाग लगा सकते हो, और 4 के खुद के भाग पाड़े से, और स्वयं से और 1 से ही भाग जाए, वही क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब 5 को देखें अपने, 5 को, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, ये भी अभाज्य संख्या होगी। 6 नहीं होगी, क्योंकि इसका भाग है वो 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के भी आता है, और 6 के, यानी 4 लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं इससे। ठीक है, तो 7 है अभाज्य संख्या, 8 नहीं है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का भी जाए, 1 से भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, और अन्य से भी जा रहा है, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और अगर स्वयं से और 1 से ही जा रहा है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये इतना सी बात है। अब देखो, एक मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ। मैंने 1 को नहीं शामिल किया, 2 से स्टार्ट की थी गिनती। 1 ध्यान रखना, न तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, ये 1 न तो भाज्य है, न अभाज्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है संख्याओं के बारे में। अब भाज्य संख्या पता चल गई, अभाज्य संख्या पता चल गई। एक और संख्या के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे। ठीक है, जिसका नाम है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं, ऐसी, ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन आपके काम की है, ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF
यानी महत्तम समापवर्तक एक हो या उनमें कोई उभयनिष्ठ न हो, या उभयनिष्ठ को बोलते हैं कॉमन, एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए उसके, वो क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या। जैसे मैंने दो संख्याएं लेनी है, अपनी मर्जी से ली मैंने, बताओ इन दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है, इसका मतलब इनमें क्या कॉमन है, एक। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। अगर मैं यहाँ पे 2 और 4 ले लूँ तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें 2 का पाड़ा, दोनों आ रही हैं 2 के पाड़े में, तो 2 इनसे बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, कैसे निकालोगे 2 बार, तो आपको पता है कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे 1 बच जाएगा 2, तो इस तरीके से ये कॉमन आ रहा है इसके अंदर 2, तो ये क्या कहलाएगा जोड़ा, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये सहभाज्य संख्या है और ये नहीं है, ये आपको पता रखना है। जैसे मैं आपसे पूछूं 3,9 सहभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इनमें कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के पाड़े में दोनों, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उनका उभयनिष्ठ वो है इसके अंदर। अगर एक है दोनों का उभयनिष्ठ, जैसे मैं ले लेता हूँ 17 और 19, इनमें कोई कॉमन नहीं है, दोनों किसी एक ही पाड़ी में नहीं आते हैं, तो एक है इनका कॉमन, कोई कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन है इसका, तो ये क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्या कहलाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ आधारभूत अनुपातिक आधारभूत अंकगणित, ये प्रमेय है ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो अब आपने अभाज्य गुणनखंड सीखे होंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ये आपने सीखे होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि एक भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एक भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ये गुणनफल होता है, ये जो गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया गया है, गुणनखंड किए गए हैं, जो ये गुणनखंडन किया है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, क्रम को छोड़ के। क्रम के बिना ये जो गुणनखंड किया है वो अद्वितीय होता है। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये कौन कहता है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। जैसे मैंने आपको पता है 8 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी जा सकता है, इसके अंदर पूरा भाग 4 से भी जा सकता है, और 8 से भी पूरा भाग जा सकता है इसके अंदर, तो ये अभाज्य संख्या है। अब इसका गुणनखंड करता हूँ मैं, तो 2 से जाएगा भाग तो उत्तर आएगा 4, फिर 2 से जा रहा है, फिर आएगा उत्तर 2, फिर उत्तर 2, फिर 1, तो इसको, ये क्या है, भाज्य संख्या है, इसको मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया।
जैसे इसके ये भी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये इसमें स्वयं का जाता है और एक से जाता है पूरा पूरा भाग, तो ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या और ली 42, बताओ भाज्य संख्या है कि अभाज्य? तो आप लोग देखोगे कि 42 है वो भाज्य संख्या है क्योंकि एक से भी जा रहा है और दो से भी इसका पूरा पूरा भाग जाएगा और तीन से भी इसका पूरा पूरा भाग जाएगा और 7 से और 6 से भी जा रहा है और 21 के पहाड़े में भी आ रहा है। इस तरीके से बहुत सारे पहाड़ों में आ रही है, तो ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होगी ये भाज्य। अब 2 से लगाओगे तो 21 उत्तर आएगा, फिर 3 से लगाओगे भाग तो 7 आ जाएगा और इसको आप लिख सकते हो 42 को, यानी भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ये कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब आपने गुणनखंड करना आपको आना चाहिए क्योंकि ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ भी चुके हैं और सीख भी चुके हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, इसके बाद में बात कर